उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। प्रविष्टियों को समायोजित करने की आवश्यकता को समझने में, अंतिम स्टॉक के समायोजन की अवधारणा को जान सकने में, बकाया व्ययों के बारे में जान सकने में, पूर्व दत्त व्यय की अवधारणा को समझने में, उपार्जित आय की अवधारणा को जानने में, ह्रास और इसे प्रभावित करने के तरीकों के बारे में जानने में, डूबत ऋण और डूबत व संदिग्ध ऋण के प्रावधान की अवधारणा को समझने में, पूंजी पर ब्याज और उसके समायोजन की अवधारणा को जानने में, प्रबंधक के कमीशन की गणना करने के बारे में जानने में। शेष समायोजित करने वाले वित्तीय विवरण। समायोजन की आवश्यकता। हमें कंपनी के खातों में सभी मदों को समायोजित करना होता है ताकि कंपनी की वास्तविक और सही वित्तीय स्थिति पणधारकों को दी जा सके। लेखांकन की संचित अवधारणा कहती है कि खर्च और आय जिस अवधि में होते हैं उसी अवधि में दर्ज किए जाने चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें नकदी में किया गया है या नहीं। कुछ ऐसी आय या खर्च हो सकते हैं जिन्हें चालू वर्ष में समायोजित किया जाता है, लेकिन पिछले वर्ष से संबंधित हो सकते हैं। इसलिए हमें कंपनी के वित्तीय विवरणों की स्पष्ट झलक प्राप्त करने के लिए इन सभी प्रविष्टियों को समायोजित करना होता है। उदाहरण के लिए, हमें मार्च 2018 के महीने का वेतन अप्रैल 2018 में मिलता है। इसलिए मार्च 2018 के वेतन खाते में मार्च का वेतन शामिल नहीं होगा और बकाया वेतन के रूप में अगले महीने में ले जाया जाएगा और लाभ और हानि खाते से नाम किया जाएगा। आइए समायोजन की आवश्यकता वाली मदों पर चर्चा करें। अंतिम या क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक वित्तीय लेखांकन वर्ष के अंत तक अनबिकी और स्टोर में रखी गई वस्तुओं का स्टॉक है। खातों में उन वस्तुओं का समायोजन किया जाता है। व्यापारिक और लाभ और हानि खाते में अंतिम स्टॉक जमा करके तुलन पत्र के परिसंपत्ति पक्ष में इसे दिखाकर। इस मामले में समायोजन प्रविष्टि होगी अंतिम स्टॉक खाता नाम व्यापारिक खाते से। क्रय से प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक को समायोजित किए जाने के समय व्यापारिक खाते में, तो समायोजन प्रविष्टि इस प्रकार होगी: अंतिम स्टॉक खाता नाम से क्रय खाता में, क्रय खाता नाम से प्रारंभिक स्टॉक में। बकाया व्यय। बकाया व्यय ये वे व्यय होते हैं जो चालू लेखा वर्ष में किए जाते हैं और देय होते हैं, लेकिन जिनका भुगतान नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए, बकाया मजदूरी, बकाया वेतन, बकाया किराया इत्यादि। व्यवसाय में चालू लेखांकन वर्ष में भुगतान न किए गए कुछ व्यय होना बहुत आम है। इन व्ययों को तुलन पत्र के देयता पक्ष में दिखाया जाता है। बाकी राशि को व्यापारिक और लाभ और हानि खाते के लिए वर्ष के कुल व्यय में जोड़ दिया जाना चाहिए। मान लीजिए कि राहुल के तलपट में वेतन 25,000 के रूप में दिखाया गया है और उसे पिछले वर्ष के लिए अपने एक कर्मचारी को 5,000 वेतन देना है। इसलिए दिखाया जाने वाला वेतन तलपट में 30,000 और वर्तमान देयता के रूप में 5,000 होना चाहिए। इसे बकाया वेतन कहा जाएगा और
निम्नलिखित प्रविष्टि करके वेतन खाते में समायोजित किया जाएगा। वेतन खाता नाम 5,000, बकाया वेतन खाते से 5,000। पूर्व दत्त व्यय। इन व्ययों को भविष्य के व्ययों के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इन व्ययों का भुगतान अग्रिम में किया जाता है। ये किए गए अग्रिम भुगतान होते हैं, लेकिन इसके लाभ के कुछ हिस्सा अगले लेखांकन वर्ष में प्राप्त होगा। इस तरह के व्यय की राशि को अगले लेखांकन वर्ष में ले जाया जाएगा। मान लीजिए राहुल ने अग्रिम में अपने एक कर्मचारी को वेतन के रूप में 10,000 का भुगतान किया है, इसलिए इसे पूर्व दत्त व्यय माना जाएगा और प्रविष्टि इस प्रकार की जाएगी। पूर्व दत्त वेतन खाता नाम 10,000, वेतन खाते से 10,000। उपार्जित आय। उपार्जित आय। उपार्जित आय वो आय होती है जो कंपनी या व्यवसाय द्वारा अर्जित की जाती है। मान लीजिए कि कोई कंपनी ग्राहक को कोई उत्पाद या सेवा बेचती है, लेकिन उसका पैसा अभी कंपनी द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है। जैसे हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और इसका भुगतान ग्राहकों को 3 साल की लॉकिंग अवधि के बाद ही प्राप्त होता है। ऐसा व्यवसाय में कई बार होता है कि आय चालू वर्ष के दौरान अर्जित की जाती है, लेकिन उसी लेखांकन वर्ष के अंत तक पूरी तरह से प्राप्त नहीं होती है। इसे उपार्जित आय लेकिन प्राप्त नहीं या बकाया आय के रूप में भी जाना जाता है। जब हम लेखांकन प्रविष्टियां करते हैं तो लाभ और हानि खाते में संबंधित आय में उपार्जित आय जोड़ दी जाती है और साथ ही इसे तुलन पत्र में शीर्षक परिसंपत्तियों के तहत भी दिखाया जाता है। मान लीजिए राहुल ने किसी पार्टी से उन्हें कुछ सेवाएं देने के लिए 10,000 रुपए का कमीशन प्राप्त किया। हम मानते हैं कि उस अभी भी उसी पार्टी से 2,000 कमीशन मिलना है, तो अर्जित कुल कमीशन 12,000 होगा। इसलिए उपार्जित कमीशन के लिए समायोजन होगा उपार्जित कमीशन खाता नाम 2,000, कमीशन खाते से 2,000। तो उपार्जित आय के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ये आय लेखांकन वर्ष के दौरान अर्जित की गई होती है। कंपनी को वो राशि प्राप्त करने का अधिकार होता है। इसे अभी तक खाता बही खाते में दर्ज नहीं किया गया होता है। अग्रिम प्राप्त आय। अग्रिम प्राप्त आय। लेखांकन की संचित अवधारणा कहती है कि कंपनी द्वारा अग्रिम में प्राप्त आय को देयता माना जाता है यदि उन्हें 1 वर्ष के भीतर अर्जित किया जाता है। चूंकि कंपनी द्वारा वो आय प्राप्त की जाती है, लेकिन कंपनी ने इसे अर्जित नहीं किया होता है। कंपनी को उस प्राप्त आय के लिए भविष्य में ग्राहक को वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करनी होती है। कभी कभी आय चालू लेखा वर्ष में प्राप्त होती है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा अगले लेखांकन वर्ष में अर्जित किया जा रहा होता है। इसे अनार्जित आय भी कहा जाता है। प्राप्त की गई लेकिन अर्जित नहीं की गई 3 प्रकार की आय हैं। सामाजिक सुरक्षा कार्य के लिए प्राप्त भुगतान, बेरोजगार होने के लिए प्राप्त क्षतिपूर्ति, कल्याणकारी कार्य के लिए प्राप्त भुगतान। मान लीजिए मार्च 2017 में रोहित को अपने दोस्त से 1200 प्रतिमाह की दर से 3 महीने का अग्रिम किराया मिला, तो वो अग्रिम किराया
रोजनामचा में इस तरह दर्ज किया जाएगा। प्राप्त किराया खाता नाम 3600, अग्रिम में प्राप्त किराया खाते से 3600, और इसे तुलन पत्र में देयता के रूप में दिखाया जाएगा। हिरास। हिरास का अर्थ क्षय और घिसावट और उपयोग के कारण समय बीतने के साथ परिसंपत्ति के मूल्य में कमी है। लेखांकन शब्दों में हिरास को लागत में कमी के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे परिसंपत्ति का मूल्य शून्य या नगण्य होने तक व्यवस्थित तरीके से स्थायी परिसंपत्तियों की खाता बही में दर्ज किया जाता है। स्थायी परिसंपत्तियों का उदाहरण भवन, फर्नीचर, कार्यालय उपकरण, मशीनरी इत्यादि। हिरास के कारण हैं: कुछ उत्पादों का कम जीवन काल होता है, इसलिए उन्हें बदलना पड़ता है। कुछ समय अवधि तक उपयोग किए जाने पर उत्पाद में धीरे धीरे टूट फूट होती है, क्योंकि उत्पाद के पुर्जों का क्षय और घिसावट होती है। स्थायी परिसंपत्ति का कुछ समय अवधि तक उपयोग करने का अधिकार हो सकता है। नई मशीनरी के उपयोग के साथ कुछ मशीनरी अप्रचलित हो जाती है। तुलन पत्र में हिरास को परिसंपत्ति की लागत हिरास के रूप में दिखाया जाएगा, और हिरास के लिए समायोजन प्रविष्टि इस प्रकार की जानी चाहिए। हिरास खाता नाम परिसंपत्ति खाते से। मान लीजिए कि 20,000 की कीमत वाले फर्नीचर का 10% प्रति वर्ष की दर मूल्य हिरास किया जाना है, तो प्रविष्टि होनी चाहिए हिरास खाता नाम 2000, फर्नीचर खाते से 2000। डूबत ऋण। ऋण क्या है? उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता के प्रति बकाया धन को ऋण कहा जाता है। डूबत ऋण। इन व्ययों को ग्राहकों द्वारा बकाया व्यय के रूप में संदर्भित किया जाता है, लेकिन जिनका वे भुगतान नहीं करते हैं। ये वो हानि है जिसे कंपनी तब अनुभव करती है जब वो ग्राहकों को वस्तुएं और सेवाएं बेचती है, लेकिन ग्राहक तुरंत पैसे का भुगतान नहीं करते हैं। ये मूल रूप से एक मौद्रिक राशि है जिसे ग्राहक को भुगतान करना होता है, लेकिन निम्नलिखित कारणों से भुगतान नहीं करता है। भुगतान करने के लिए पैसा न होना। मान लीजिए कि कंपनी दिवालियापन में जा रही है। डूबत ऋण व्ययों को विक्रय या प्रशासनिक व्यय के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। डूबत ऋण खातों के लिए प्रविष्टि इस प्रकार की जाती है। डूबत ऋण खाता नाम देनदार खाते से। आप राहुल के प्रारंभिक तलपट में देखते हैं कि 4,500 रुपए का डूबत ऋण खाता बही में अभिलेखित है और 5,000 रुपए का देनदार तुलन पत्र में उल्लेखित किया गया है। अब हम मान लेते हैं कि राहुल का एक देनदार जिसके द्वारा उसे 300 रुपए की राशि का भुगतान करने की आशा थी, दिवालिया हो गया, तो इसके लिए समायोजन प्रविष्टि निम्नानुसार की जाएगी। डूबत ऋण खाता नाम 300, देनदार खाते से 300। ये प्रविष्टि तुलन पत्र में देनदार को 300 रुपए तक कम कर देगी और 4,800 रुपए तक डूबत ऋण बढ़ा देगी। डूबत और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान। हमने पिछली कहानी बोर्ड में देखा है कि राहुल का तुलन पत्र 500 रुपए का देनदारी दिखाता है। इस बात की संभावना है कि 500 रुपए की पूरी राशि भविष्य में वसूल न हो सके। इसलिए किसी संगठन के लिए ऐसे डूबत ऋणों की मात्रा को
सटीक रूप से जानना संभव नहीं है। इसलिए कंपनी डूबत ऋणों की ये हानि सहन करने के लिए व्यवस्था करती है। संगठन इस तरह की हानि की मात्रा का अनुमान लगाता है और उस हानि का प्रावधान करता है। इस तरह के प्रावधान को डूबत और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान के रूप में जाना जाता है। हानि की राशि लाभ और हानि खाते में नाम की जाती है। लाभ और हानि खाता नाम संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान खाते से वो राशि जो कंपनी इन संदिग्ध ऋणों के लिए रखती है, तुलन पत्र के परिसंपत्ति पक्ष में देनदारों से कटौती की जाती है। संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान को अगले वर्ष में आगे ले जाया जाएगा और संदिग्ध ऋणों के कारण हानि के इसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा। इसे आगे ले गए शेष को प्रारंभिक प्रावधान या पुराना प्रावधान कहा जाता है। अगर कंपनी ने पहले से ही संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किया है, तो उस चालू वर्ष में डूबत ऋणों की हानि को पहले पिछले शेष से समायोजित किया जाएगा और यदि चालू वर्ष में संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किया गया है, तो इसे नए प्रावधान के रूप में जाना जाता है। आइए एक उदाहरण लें जिसमें विविध देनदार 22,000 हैं, डूबत ऋण 2,000 और डूबत ऋणों के लिए प्रावधान 3,500 हैं। 1,500 का आगे और डूबत ऋण अपलिखित कीजिए और 5% की दर से संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान कीजिए। देनदारों पर बट्टे का प्रावधान। देनदारों पर बट्टे का प्रावधान। देनदारों को बट्टे का मतलब है कि जब कोई व्यवसाय देनदारों को बट्टा देता है ताकि वे समय पर भुगतान करें। बट्टे की राशि जो संगठन देनदारों को देना चाहता है, उसके अग्रिम में ही अनुमान लगाया जा सकता है ताकि वो बट्टा देने के लिए आवश्यक प्रावधान लेखांकन वर्ष में किया जा सके। जब किसी भी व्यवसाय के देनदार तुरंत अपने खातों का निपटान करते हैं, तो बट्टे की अनुमति दी जाती है। यदि चालू अवधि के देनदार तुरंत अपने खातों का आगामी अवधि में निपटान करते हैं, तो हमें बट्टा देना होगा। देनदारों पर बट्टे का प्रावधान अच्छे देनदारों पर किया जाता है। उन अच्छे देनदारों की आगे डूबत ऋणों और डूबत ऋणों के लिए प्रावधान काटकर गणना की जा सकती है। देनदारों पर बट्टे के प्रावधान के लिए प्रविष्टि होगी लाभ और हानि खाता नाम, देनदार पर बट्टे का प्रावधान खाता। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है कि देनदारों पर बट्टे की केवल अच्छे देनदारों पर ही गणना की जा सकती है। अच्छे देनदारों की राशि की गणना उसमें से संदिग्ध ऋणों का कटौती करके की जा सकती है। उसके लिए समायोजन प्रविष्टि निम्नानुसार की जाएगी। लाभ और हानि खाता नाम, देनदारों पर बट्टा खाता से। तुलन पत्र में इसे सही राशि का पता लगाने के लिए देनदारों से कटौती के रूप में दिखाया जाएगा जो हमें देनदारों से प्राप्त होगा। प्रबंधक कमीशन। प्रबंधक का कमीशन बिक्री कार्य पूरा करने के लिए व्यवसाय में अपनी सेवाएं देने के लिए विक्रेता को भुगतान किए जाने वाले शुल्क को कमीशन के रूप में जाना जाता है। कमीशन फ्लैट शुल्क के रूप में या आय के प्रतिशत, सकल मार्जिन या बिक्री से अर्जित लाभ के रूप में दिया जा सकता है। कमीशन का प्रतिशत या तो कमीशन से पहले या कमीशन के बाद
लाभ पर लागू होता है। यदि कोई सूचना नहीं दी जाती है तो ये माना जाता है कि कमीशन की इस तरह का कमीशन प्रभारित करने से पहले निवल लाभ के प्रतिशत के रूप में अनुमति दी जाती है। उदाहरण के लिए, कमीशन प्रभारित करने से पहले व्यापार का शुद्ध लाभ 120 है। यदि कमीशन प्रभारित करने से पहले प्रबंधक 5% लाभ का हकदार है तो कमीशन की गणना इस प्रकार की जाएगी। यदि कमीशन इस तरह का कमीशन प्रभारित करने के बाद लाभ का 5% है तो कमीशन की गणना इस प्रकार की जाएगी। प्रबंधक के कमीशन के लिए प्रविष्टि की जाएगी लाभ और हानि खाता नाम प्रबंधक का कमीशन खाता से। आइए हम एक उदाहरण लें और मान लें कि राहुल के प्रबंधक को 10% कमीशन दिया जाता है। इस आधार पर लाभ और हानि खाता तैयार करें। ये कमीशन प्रभारित करने के बाद निवल लाभ, ये कमीशन प्रभारित करने से पहले निवल लाभ। प्रबंधक के कमीशन की गणना 2 तरीकों से की जाती है। एक, इस तरह का कमीशन प्रभारित करने से पहले लाभ पर प्रबंधक का कमीशन बराबर निवल लाभ गुणे कमीशन का प्रतिशत बटे 100। 2, इस तरह का कमीशन प्रभारित करने के बाद लाभ पर प्रबंधक का कमीशन बराबर निवल लाभ गुणे कमीशन का प्रतिशत बटे 100 जमा कमीशन का प्रतिशत। पूंजी पर ब्याज। पूंजी क्या है? व्यवसाय या परियोजना की सहायता के लिए उठाए गए फंड को पूंजी कहा जाता है। ये एक समय अवधि के दौरान एकत्रित व्यवसाय की संपत्ति है। इसकी गणना की जाती है। पूंजी बराबर परिसंपत्तियां घटाव देयताएं। पूंजी का अर्थ फर्म में स्वामित्व भी हो सकता है। पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज भागीदार को अतिरिक्त पूंजी पर देय राशि है। प्रविष्टियां एक नजर में। समायोजन अंतिम स्टॉक। समायोजन प्रविष्टि अंतिम स्टॉक खाता नाम व्यापारिक खाते से व्यापारिक और लाभ और हानि खाते में जमा पक्ष पर दिखाया गया। तुलन पत्र और लाभ और हानि खाते में तुलन पत्र परिसंपत्ति पक्ष पर दिखाया गया। समायोजन बकाया व्यय। समायोजन प्रविष्टि व्यय खाता नाम बकाया व्यय खाते से व्यापारिक और लाभ और हानि खाते में लाभ। प्रविष्टियां एक नजर में जारी। समायोजन डूबत और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान। समायोजन प्रविष्टि लाभ और हानि खाता नाम संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान व्यापारिक और लाभ और हानि खाते में नाम पक्ष पर दिखाया गया। तुलन पत्र देनदारों से कटौती की जाती है। समायोजन देनदारों पर बट्टा के लिए प्रावधान। समायोजन प्रविष्टि लाभ और हानि खाता नाम देनदारों पर बट्टा के लिए प्रावधान व्यापारिक और लाभ और हानि खाते में नाम पक्ष पर दिखाया गया। तुलन पत्र देनदारों से कटौती। समायोजन। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। लेखांकन अवधि के अंत में स्टोर में पड़ी अनबिकी वस्तुओं की कीमत अंतिम स्टॉक है। लेखांकन अवधि के अंत में अदत्त रहे लेखांकन अवधि के व्यय को बकाया व्यय कहा जाता है। लेखांकन अवधि के दौरान अर्जित लेकिन वास्तव में प्राप्त नहीं की गई आय को
उपार्जित आय कहा जाता है। अगली लेखांकन अवधि से संबंधित आय के भाग को अग्रिम प्राप्त आय या अनर्जित आय कहा जाता है। ह्रास, क्षय और घिसावट और समय बीतने के कारण परिसंपत्तियों के मूल्य में गिरावट है।